बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 के कंप्लीट पाकिस्तान के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में कौन कौन से इवेंट हुए 2024 में, पाकिस्तान में किस किस हेड ऑफ़ द स्टेट ने विज़िट किया, या पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन कौन से कंट्री का विज़िट किया। ये सारे जो इवेंट हैं हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर हैं 2024 के। इंस्पेक्टर एएसएफ और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के जो एग्ज़ाम हैं, स्पेशली ये उन्हें सामने रखते हुए ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बीपीएससी में तो पिछले 5-6 माह के करंट अफेयर काफ़ी होते हैं, लेकिन एफपीएससी में पिछले 5 साल के करंट अफेयर मेंशन होते हैं उनके सिलेबस में। तो हमने एक सीरीज शुरू की है। हम कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों के करंट अफेयर ईयर वाइज हम आपको प्रोवाइड करें। तो डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हेड ऑफ़ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को विज़िट किया। इसके हवाले से आपके ज़रूर सवाल बन सकते हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास ईरान के प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम रईसी साहब, जो इन्होंने विज़िट किया था 2024 में पाकिस्तान को। तो विज़िट की जो डेट है वो 22 से 24 अप्रैल है। उसके बाद मई में जो है ना, इन्हें एक हादसे के अंदर ये शहीद हो गए। तो इनकी डेट ऑफ डेथ भी आपसे पूछी जा सकती है। 19 मई 2024 को इनकी डेथ हुई और 22 से 24 अप्रैल 2024 को ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तस्वीर आपके सामने है। इब्राहिम रईसी थे ये साबिक प्रेसिडेंट ईरान के। आजकल तो वो हमारे पास मसूद पेजेस्कियान साहब हैं। तो ये आपके करंट अफेयर के सवाल बन सकते हैं तीनों। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारे पास अनवर इब्राहिम, मलेशिया के प्रेसिडेंट, ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि मलेशिया के अंदर जो है पीएम के पास हैं इख्तियारात। तो यहाँ पे हमारे पास पीएम होंगे जी मलेशिया के, जिनका नाम है जी अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम साहब हैं जी। ये 3 डे स्टेट विजिट में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। 2 से 4 अक्टूबर 2024 जो है ना, इनकी डेट है पाकिस्तान विज़िट करने की। और हमने आपके दादी साहब जो है उन्हें तमगा दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी पीएम को पाकिस्तान की तरफ से निशाने पाकिस्तान दिया गया था। निशाने पाकिस्तान दिया गया। तो बायलैटरल ट्रेड के हवाले से यहाँ इस विज़िट में बात हुई थी। ठीक हो गया जी। डेट याद रखनी है 2 से 4 अक्टूबर। देखिए एफपीएससी इस तरह एग्जैक्ट डेट पूछता है। पीपीएससी क्या करता है, वो मैक्सिमम ये पूछेगा कि रिसेंटली कौन सा हेड ऑफ द स्टेट है जिसने पाकिस्तान को विजिट किया। इस तरह से जो है ना, आपके सवाल के जो अप्रोच है उसमें डिफरेंस है। आगे चलें। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेलारस के, हमारे पास हैं जी प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस, जिसे हम बेलारूस भी कहते हैं, बेलारूस या बेलारस। अलेक्जेंडर इनका नाम है जी, अलेक्जेंडर। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर, और उसके बाद थोड़ा सा ये आपको पता है कि रशियन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है लुकाशेंको। लुकाशेंको अलेक्जेंडर याद रखेंगे तब भी आपको याद रह जाएगा। तो अलेक्जेंडर साहब हैं। देखें शहबाज शरीफ साहब उनके कंधे तक आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े 2 एकल जवान रशिया के बेलारस के जो लोग हैं, इसी तरह से फिजिकली जो है स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो इनका जो विज़िट था वो 25 से 27 नवंबर को था। 25 से 27 नवंबर का था ये। इनका भी 3 दिन का विज़िट बनेगा, 25, 26 और 27 का। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान को विज़िट किया था। आपको पता है अज़रबैजान पाकिस्तान भाई पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं अज़रबैजान के। हमने जंग में भी उन्हें फुली सपोर्ट किया था।
तो उनके प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है आपने, इल्हाम अलावीव। इल्हाम अलावीव साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं अज़रबैजान के। इनका जो विजिट था पाकिस्तान में 11 से 12 जुलाई 2024 है जी, 11 से 12 जुलाई 2024 है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुद वेलकम किया था इन्हें। तो इसके बारे में भी आपका सवाल बन सकता है। अज़रबैजान आपको बताएं कि ये कैस्पियन कंट्री है, कैस्पियन सी को लगता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR आपको बताया कि एक इदारा है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। UNHCR के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है जी, ये मुश्किल सा नाम है, फिलिपो ग्रांदी। फिलिपो ग्रांदी साहब जो हैं वो 9 जुलाई को पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है UNHCR का एक एक्टिव मेंबर है। रेफ्यूजीज़ के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है अफ़गान कम्युनिटी जिसे पनाह दी हुई है अपने मुल्क में, तो वो फिर आते हैं चीज़ों को देखने के लिए और उसके बदले में एड भी दी जाती है पाकिस्तान को और उन कंट्रीज़ को जहाँ पे ये पनाह गज़ीन होते हैं। तो UNHCR जो है 1950 में बना था। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक हो गया जी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक और मैंने डाला था, तो ये थे मेन पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था। तो इनके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, आपने कर लेना है। नेक्स्ट है जी ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए थे 2024 में। ईरान ने पाकिस्तान का जो इलाका है बलूचिस्तान, पंजगोर का इलाका, वहाँ पे जो है कुछ मिसाइल दागे थे, जिसकी वजह से कुछ सिविलियन जो थे उनकी डेथ हुई थी और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हुआ था, तो इसीलिए पाकिस्तान का रिटेलिएट करना भी बनता था। ठीक है, लेकिन बाद में फिर इस डेंट को कंट्रोल कर लिया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सी डेट को किया? 16 जनवरी 2024 की बात है बेटा। ये 16 जनवरी 2024 को ईरानियन जो मिसाइल थे उन्होंने स्ट्राइक किया बलूचिस्तान में। कौन सी जगह पे? पंजगोर, कोहे शब्ज़ पंजगोर के अंदर जो है यह अटैक किया था। इसके बदले में फिर पाकिस्तान ने 16 के बजाय 18, 16 और 18 याद रखेंगे इकट्ठे तो हो जाएगा, 18 को पाकिस्तान ने फिर ईरान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनके ऊपर अटैक किया और उस ऑपरेशन को नाम दिया था मर्गबार शर्मचार। मर्गबार शर्मचार जो है इसे ऑपरेशन का नाम दिया गया था। जो पूछा जा सकता है किसके खिलाफ किया था पाकिस्तान ने? ईरान में जो BLA या BLF के जो दहशतगर्द उधर मौजूद हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया था। ठीक है, कब? 18 जनवरी को। 16 जनवरी को उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान में। उनका क्लेम भी यही था कि पाकिस्तान की तरफ कुछ दहशतगर्द उनके छुपे हुए हैं, हमने उन्हें टारगेट किया था। ठीक है, 16 और 18 तारीख याद रखिएगा जनवरी 2024 की, और ऑपरेशन का नाम भी याद रखना है। शांगला बम्बिंग जो हुई थी इसके हवाले से सवाल बन सकता है। इसमें जो 5 चाइनीज थे उन्हें जो है ना जी मारा गया था टारगेट करके, जिसमें बस के ऊपर अटैक हुआ था। ये मशहूर खबरों में चलता रहा बड़े दिनों तक, बस के ऊपर अटैक किया उन्होंने पूरा टारगेट करके, जिसमें 5 चाइनीज को जो है ना मार दिया गया और उनका जो बस का ड्राइवर था उसे भी मार दिया गया था। तो इसकी डेट बेटा 26 मार्च है, कन्वॉय जा रहा था। तो ये कहाँ पे? विषम वैली जो है KPK के अंदर, वहाँ पे ये अटैक हुआ था विषम। ठीक हो गया जी। 26 मार्च की डेट है। अगर आप APSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर डेट भी, FPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं फिर डेट भी आपको करनी पड़ेगी। अगर PPSC की कर रहे हैं तो उसमें डेट्स इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, मैक्सिमम इवेंट के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने जो है ना जी 1 बिलियन लोन अप्रूव किया पाकिस्तान के लिए। कौन से प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए? दासू डैम। दासू डैम आपको पता है KPK में बन रहा है, दासू रिवर के ऊपर। तो इसे जो है ना जी वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। रिसेंटली 2024 के अंदर $1 बिलियन का जो लोन था वो पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक आपको पता है डेवलपमेंट के लिए जो है फंड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज क्लाइंबर इज फाउंड डेड व्हाइल हिज कंपेनियन इज रिपोर्टेड मिसिंग फॉलोइंग एन इंसिडेंट एट। इसमें कहा यह जा रहा है कि जी एक जापानी था क्लाइंबर पहाड़ को पैमा, जो कि जिसकी लाश मिली कौन से पहाड़ पे मिली ड्यूरिंग जब वो कैंपिंग कर रहा था, उस दौरान वो उसकी गुम हो गया और बाद में उसकी लाश मिली। तो उस माउंटेन का नाम याद रखना है, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो माउंट सपांतिक है, माउंट सपांतिक, ये मैंने दिखाई भी है आपको, कराक्रम के अंदर है ये, जीबी के अंदर। तो इस तरह से इसे का दूसरा नाम है गोल्डन पीक, इधर लिखा है मैंने गोल्डन पीक जो है ना, जिस सपांतिक पीक का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन पीक है। तो ये जो कहाँ पे मौजूद है जी, ये कराक्रम रेंज के अंदर मौजूद है, और ये जो है ना जी शिगर डिस्ट्रिक्ट है, शिगर डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये आपका सवाल बन सकता है कि कहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है। ठीक है, माउंट सपांतिक पे मिली है। माउंट सपांतिक कौन सी रेंज में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कराक्रम रेंज में है। नेक्स्ट सवाल है जी, अ कोर्ट इन कीनिया रूल्स दैट 2022 किलिंग ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ by police in Nairobi was unlawful and ordered the Kenya government to pay। अरशद शरीफ आपको बताया जैसे 2022 में कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया था। तो एक तो वहाँ फिर केस चलता रहा, तो कीनिया की गवर्नमेंट ने कहा कि कीनिया के कोर्ट के अंदर ये डिसीजन आया कि ये जो अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो ये अनलॉफुल था। पुलिस ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि हमसे गलती हो गई है, हम कोई और बंदा समझ रहे थे और हमने किसी और को मार दिया। तो इस तरह से जो है ना, जो उसने फिर गवर्नमेंट जो कोर्ट था उसने कहा कि गवर्नमेंट क्या करे, 10 मिलियन कीनियन शिलिंग्स जो है पे करे उसकी फैमिली को, तकरीबन $78,000 बनते हैं ये। ठीक है, इसकी डेट याद ना रखें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कंपनसेशन टू हिज फैमिली के लिए। अब यहाँ से देखें शिलिंग का लफ्ज आया तो मतलब उनकी जो करेंसी है, यहाँ से आपको करेंसी भी याद हो गई कि कीनिया की जो करेंसी है वो क्या है, शिलिंग है। नेक्स्ट किसी पेपर में आपसे इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं जी। नेशनल असेंबली वोट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ हेड ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस फ्रॉम। तो आपको बताया कि रिसेंटली जो है तरमीम हुई है, जिसके अंदर जो आर्मी चीफ की मुद्दत है वो 3 साल हुआ करती थी पहले, अब उसे बढ़ा के 5 साल कर दी गई है आर्मी चीफ की भी। इसके अलावा जो एयर चीफ हैं या नेवल चीफ है उनकी भी जो मुद्दत है वो बढ़ा दी गई है। तो अब आपको बताया कि ये कौन सी डेट को बिल मंजूर हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे 4 नवंबर 2024 को। और टेन्योर पूछा जा सकता है कि 3 साल से बढ़ा के कितना किया गया, 5 साल किया गया। वज़ीर आज़म की टर्म भी 5 साल होती है, सदर की टर्म भी 5 साल होती है, और अब आर्मी चीफ की टर्म भी 5 साल कर दी गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए, 1 साल मैक्सिमम जो है इनकी मुद्दत होनी चाहिए। जो सीनियर हो वो आए और अपना परफॉर्म करके चले जाए। उससे होगा ये कि शख्सियत से ज़्यादा जो इदारा है वो मजबूत होगा, क्योंकि इदारे मजबूत होंगे तो बाकी मामला ठीक होंगे। पाकिस्तान में मसला यही है कि इदारों से ऊपर है शख्सियात, और शख्सियात क्या समझती हैं कि हम सब कुछ हैं, हम इदारे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की ये हालत है, और पाकिस्तान जो है ना बेहतरी की तरफ नहीं जा पा रहा। सरताज अजीज़ डाइड ऑन। सरताज अजीज़ एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मैं पर्सनली जो है इनसे बड़ा इम्प्रेस रहा हूँ। तो ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था, बड़े ज़बरदस्त इंसान। तो ये जो है ना जी पॉलिटिशियन थे, ये जो है ना जी पॉलिटिशियन थे पहले तो। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट थे ज़बरदस्त, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर रहे, इसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे। ठीक हो गया जी। तो 3 टाइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे। तो इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ की डेट पूछी जा सकती है, 2 जनवरी 2024 की ये बात है। 94 साल की एज में इनकी डेथ हुई है। सरताज अजीज़ जो हैं ये 2 जनवरी 2024 को इनकी डेथ हुई है, और एज कितनी थी इस वक्त उनकी,
94 साल 94 ईयर थी और ये मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन हुए 2024 के अंदर फरवरी के, उसके हवाले से जो है कुछ क्वेश्चन हैं ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। एक तो डेट याद रखिएगा कि किस डेट को ये इलेक्शन हुए, ठीक है। फिर उसके बाद टर्नआउट का वो पूछेगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल होंगे जो यहाँ से बन सकते हैं। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, ये डेट तो आपको याद होगी, आप लोग नहीं भूले होंगे इस डेट को। तो खैर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए। टोटल जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं वो 336 हैं, जिनमें से 266 जो है ये वोट के जरिए आते हैं, 60 वोमेन की सीटें हैं और 10 मिनॉरिटीज की हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कौन से नंबर के इलेक्शन थे या कौन सी नेशनल असेंबली के, 16वीं नेशनल असेंबली के लिए ये जो है इलेक्शन किए हुए हैं। इसी तरह 16वें सेनेट के इलेक्शन थे। ये टोटल जो वोट का टर्नआउट था वो 47.6 था। ये पूछा जा सकता है आपसे 47.6 था 2024 में, जबकि 2022 में ज्यादा था, 2018 में 22% के 52% के करीब था। 2018 में कितने लोगों ने वोट दिया? 60.6 मिलियन लोगों ने वोट दिया तब के, जबकि 128.6 मिलियन जो वोटर थे वो रजिस्टर थे। अगर इनकी आप देखें सीटों की तादाद, तो PMLN को मिली 98 सीट्स, PTI को मिली 93 सीट्स और बिलावल या पीपल्स पार्टी को मिली 68 सीट। इस तरह से 68 और 98 वालों ने मिलके गवर्नमेंट बनाई और PTI जो है पोजीशन में चली गई। तो ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इसे जरा देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है कौन बने जी। ये इलेक्शन जो है उसके बाद कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, कोई सदर भी बनेगा, इस तरह से गवर्नमेंट्स बनेंगी, तो वो भी जरा हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बने जी, 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं ये, 24th कहेंगे आप इसे। अच्छा, कुछ लोग इसे जो है ना काउंट नहीं करते जी, पहले भी जो है ना जिस तरह नवाज शरीफ साहब 3 दफा बने हैं तो 1 दफा काउंट करते हैं, बेनजीर 2 दफा बनी है तो 1 दफा काउंट करते हैं, शहबाज शरीफ भी दूसरी दफा बना, 1 दफा नहीं। ये पेपर में आया हुआ है। इमरान खान 22वें थे, ये 24वें, इस वक्त जो है 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं ये। कितने वोट लिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 201 वोट लिए इन्होंने, ठीक है। ऑफिस किस डेट को अज्यूम किया, मतलब चार्ज किस डेट को संभाला? 4 मार्च को। 4 मार्च को ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इन्होंने हलफ उठाया। उमर अयूब जो थे ये इनके अपोजिशन में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें 92 वोट मिले और उसके बाद ये देखें कि वो क्या बनेंगे, अपोजिशन लीडर बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, असेंबली की बात हो रही है। हाँ जी, प्रेसिडेंट कौन बने जी? आसिफ अली जरदारी साहब बने। आसिफ अली जरदारी साहब किस डेट को बने प्रेसिडेंट? ये याद रखिएगा, 10 मार्च को। प्राइम मिनिस्टर 4 मार्च को, प्रेसिडेंट 10 मार्च को। ये 14वें प्रेसिडेंट हैं, ये 14वें हैं और वो 24वें, इस तरह से याद करें, 24 और 14, ठीक है। आसिफ अली जरदारी को 411 वोट मिले थे और इनके अपोजिशन में थे कौन जी? महमूद खान अच्चकज़ई साहब थे, उन्हें 181 वोट मिले थे, ठीक है। इससे पहले भी ये जो है ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे 2008 से लेकर 2013 तक, ओके। उसके बाद ये महमूद खान अच्चकज़ई साहब हैं, ये जरदारी साहब हैं। इलेक्शन के हवाले से जो है जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनिटी शो करता है किसकी? रिपब्लिक की। हेड ऑफ द स्टेट होता है, सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। उसके लिए शर्त है मुस्लिम होना चाहिए, एज लिमिट कम से कम 45 साल होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल असेंबली का जो क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल करना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बने इसमें वो बने जी इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब क्या बने जी? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। इनके हवाले से सवाल आएगा, फॉरेन मिनिस्टर भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही हैं इसहाक डार साहब, ठीक है जी। इस तरह से ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब के, करंट यही हैं।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस वक्त आए थे, अभी तक यही चल रहे हैं, करंट यही है। स्पीकर जो बने नेशनल असेंबली के वो अयाज सादिक साहब बने, अयाज सादिक साहब बने 22वें स्पीकर बने ये, ठीक है। 1 मार्च को इन्होंने हलफ उठाया। उमर अयूब जो थे अपोजिशन लीडर बने, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। डिप्टी स्पीकर का भी पूछा जा सकता है, गुलाम मुस्तफ़ा शाह खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन ये क्या है जी डिप्टी स्पीकर बने हैं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह बना है और जो स्पीकर बना है वो अयाज सादिक बना है, ठीक है जी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बना है। ओके हो गया बेटा असेंबली के हवाले से। इसी तरह से सेनेट के भी इलेक्शन हुए, ठीक है। तो सेनेट के भी ये 16वें इलेक्शन थे। इसमें जो चेयरमैन सेनेट बने वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने। इन्होंने रिप्लेस किया किसे जी, ये जो आपके मौजूद हैं इसमें आप देखें कि इनसे पहले जो थे बलूचिस्तान से, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं इन्होंने कौन सी, ये 9th चेयरमैन सेनेट हैं और 9 अप्रैल को इन्होंने एज्यूम किया ऑफिस को। और डिप्टी चेयरमैन का भी आपने याद रखना है, सैदल खान नासिर जो है ये डिप्टी चेयरमैन बने। सैदल खान नासिर जो हैं ये जो है ना जी, सेनेट के इलेक्शन किस डेट को हुए ये भी पूछा जा सकता है, 2 अप्रैल को। सेनेट के इलेक्शन 2 अप्रैल के हुए। डिप्टी प्राइम जो चेयरमैन बने सैदल खान नासिर बने और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने, ठीक है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे 2008 से 2012 तक, ठीक है। आगे चलती हैं जी। लीडर ऑफ अपोजिशन जो बने सेनेट में वो सैयद शिबली फराज साहब बने जी। ये अहमद फराज के बेटे हैं। अहमद फराज वो जो शायर थे और जिन्होंने ज़िया के दौर में मतलब है कि उनके खिलाफ वो शायरी किया करते थे। तो इस तरह से जो है ना जी शिबली फराज साहब जो है ये क्या बने जी, सेनेट के अपोजिशन लीडर बने। उमर अयूब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर बने। अपोजिशन लीडर का भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर सूबों की गवर्नमेंट बनी। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन हुए तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये बनी पंजाब की सीएम, पहली वुमेन सीएम है ये, पहली वुमेन सीएम है पंजाब की, ठीक है। तो 26 फरवरी को जो है ना जी ये क्या है जी सीएम के तौर पे इन्होंने हलफ उठाया। 19वीं सीएम है, सीएम का नंबर भी पूछा जा सकता है आपसे, 19वीं सीएम है ये। जबकि गवर्नर जो इस वक्त कौन बने पंजाब के, सरदार सलीम हैदर खान होती। सरदार सलीम हैदर खान साहब जो है ये क्या बने, गवर्नर हैं इस वक्त। और जो आईजी पंजाब हैं वो डॉक्टर उस्मान अनवर है। आईजी पंजाब का भी आपने सवाल याद रखना है कि आईजी पंजाब कौन है और जो है ना जी गवर्नर कौन है पंजाब के और सीएम कौन है पंजाब की, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी स्पीकर कौन है जी, पंजाब का स्पीकर कौन बना, तो पंजाब का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो है स्पीकर बने पंजाब के, ठीक है। जबकि डिप्टी स्पीकर जो है मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़, मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ साहब क्या बने जी, डिप्टी स्पीकर बने पंजाब असेंबली के, ठीक है जी। टोटल सीट कितनी होती है पंजाब असेंबली की, 371 होती है, 371 होती हैं, ठीक हो गया जी। जिसके अंदर 8 वुमेन की होती, 8 मिनॉरिटीज की होती हैं और 66 वुमेन की होती है, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। पंजाब के बाद हमारे पास सिंध में भी इलेक्शन हुए। तो सिंध में जो सीएम बने वो मुराद अली शाह साहब बने, सैयद मुराद अली शाह साहब। 29 जो है ना ये क्या है जी चीफ मिनिस्टर है सिंध के। 27 फरवरी को इन्होंने हलफ उठाया। इनके बाप जो है सैयद अब्दुल्ला अली शाह, ये भी जो है ना सिंध के सीएम रहे 1993 से लेकर 1996 तक। ये भी सवाल बन सकता है। टोटल सीट जो सिंध की है 168 है। गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टसूरी साहब हैं जी, एमक्यूएम से। मोहम्मद कामरान खान टसूरी साहब हैं जी। गवर्नर का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। असेंबली को देख लेते हैं। सिंध की जो असेंबली है उसके करंट जो स्पीकर बने वो बने जी हमारे पास अवैस कादिर शाह साहब।
अवैस कादिर शाह साहब जो बने सिंध असेंबली के करंट स्पीकर भी हैं। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद बने। एंथनी नवीद जो है नाम से आपको आइडिया हो रहा है क्रिश्चियन है, फर्स्ट क्रिश्चियन आप कह सकते हैं डिप्टी स्पीकर। कामरान तस्वीरी गवर्नर बना। तो इस तरह से करंट आईजी पुलिस जो है वो गुलाम नबी मेमन है। गुलाम नबी मेमन साहब जो है करंट आईजी हैं किसके जी सिंध के। आगे चलते हैं। उसके बाद जी केपीके की जो असेंबली है वो 12वीं थी, उसके इलेक्शन हुए तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये क्या बने जी केपीके के सीएम बने। 2 मार्च को इन्होंने हलफ उठाया, ठीक है। 90 वोट लिए इसने, पोजीशन को 16 वोट मिले। टोटल सीट जो है 145 से हैं किसकी जी केपीके की। पहले जो सीएम थे उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। खान अब्दुल कयूम खान साहब थे जी, इन्हें सर सैयद कहा जाता है NWFP का। स्पीकर की अगर बात करें केपीके की तो बाबर सलीम स्वाति साहब जो हैं, बाबर सलीम स्वाति साहब क्या बने स्पीकर बने। और इस डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी जो है क्या बने डिप्टी स्पीकर बनी। ये भी पहली फीमेल हैं, आप कह सकते हैं इन्हें स्पीकर डिप्टी स्पीकर केपीके की। इसी तरह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त हैं वो फैसल करीम कुंडी साहब हैं जी, फैसल करीम कुंडी साहब। जबकि आईजी जो हैं जुल्फ़कार हमीद हैं जी, जुल्फ़कार हमीद करंट आईजी हैं केपीके के। आगे चलें, बलूचिस्तान रह गया है। बलूचिस्तान में भी इलेक्शन हुए। बलूचिस्तान का जो सीएम बना वो मीर सरफराज खान बुगटी साहब बने जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इलेक्शन से चंद दिन पहले ही ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे मीर सरफराज खान बुगटी, ठीक है। और विद नो अपोजिशन कैंडिडेट, अपोजिशन कैंडिडेट ही नहीं है, ठीक हो गया जी। फर्स्ट सीएम जो थे वो ताउला मिंगल साहब थे। इसी तरह से आप देखें डिप्टी स्पीकर जो है इसमें आपका स्पीकर जो बने वो अब्दुल खालिक अचकजाई साहब जी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के अब्दुल खालिक अचकजाई साहब। डिप्टी स्पीकर जो है गजाला गोला साहिबा बनी, ठीक है। टोटल सीट जो है बलूचिस्तान की 65 है। गवर्नर बलूचिस्तान जो है शेख जाफर खान मंदोखेल साहब जो हैं ये करंट गवर्नर हैं बलूचिस्तान के। जबकि आईजी जो है मुअज़्ज़म जा अंसारी, आईजी बलूचिस्तान जो है मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब हैं। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के हवाले से था जो इलेक्शन हुए उसके बाद बनी। आप गिलगित बल्तिस्तान का आज़ाद कश्मीर का भी देख लेते हैं, इसके बारे में अभी आपसे सवाल बन सकता है। तो यूबी का गिलगित बल्तिस्तान का मेहदी शाह जो है ये क्या है जी करंट प्रेसिडेंट हैं ये। और गुलबर खान जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं, PTI से हैं ये गुलबर खान साहब। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है कोalition है। और चीफ जस्टिस जो है वो शमीम खान है, शमीम खान करंट चीफ जस्टिस है किसका गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें हम तो आज़ाद कश्मीर, अच्छा ये मेहदी शाह जो होगा ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये होगा गवर्नर होगा गिलगित बल्तिस्तान का, ठीक है। गुलबर खान जो है इनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर कहे या CM कहे तो आप यहाँ जो है ना जी गुलबर खान को ही समझना, ठीक है। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी गवर्नमेंट है, उनका अपना प्रेसिडेंट है सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं। और चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं कश्मीर के, PTI से हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट है। और चीफ जस्टिस हैं राजा सईद अकरम खान साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस हैं कश्मीर के, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा ये आर्मी चीफ के हवाले से थोड़ा सा आपके आजकल खबरों में है, यहाँ से ज़रूर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो करंट जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के वासिम मुनीर साहब हैं,
इसी तरह से अगर आप देखें कि हमारे पास एयर चीफ जो हैं वो ज़हीर अहमद बाबर साहब हैं। अभी जंग में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इन्होंने, एयरफोर्स ने तो खबरों में थे। जो नेवल स्टाफ में नवीद अशरफ साहब हैं जी, अब ये चलेंगे, इनकी सारों की मुद्दत 5-5 साल हो गई है, तो याद कर लें एक ही दफ़ा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। कौन है जी? साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो चेयरमैन है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आर्मी के जो हेड्स हैं उनके हवाले से आगे आप थोड़ा सा और जो शख्सियात हैं जिनके बारे में कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास जो करंट इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब हैं। बेसिकली ये न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, 24 न्यूज़ चैनल के ये मालिक हैं। तो ये जो है ना जी इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और साथ में चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और 30वें प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जो है ना ये क्या है प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। तो 3 सीटें हैं इनके पास। तो इनके बारे में जो है राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इनकी मेहरबानी है कि ये जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, अगर ये कहते मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। ठीक है जी, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने पावरफुल इंसान हैं ये। फेडरल मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से सवाल ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बजट पेश करता है। अभी हम 2024-25 का बजट भी डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, वो यूनिक इसलिए हैं, एक तो एक की पोस्ट पे हैं, दूसरा यूनिक है इसलिए कि ये जो है ना जी HBL के CEO रहे 2018 तक और ये बेसिकली डच सिटीज़न है, मतलब नीदरलैंड के सिटीज़न थे, ये पाकिस्तान के सिटीज़न भी नहीं थे। तो ये वहाँ सोए हुए थे, एक दिन ने ख्वाब आया कि जी ने पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर लगाया जा रहा है। ये वहाँ से उठे, पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की इन्होंने शरीयत के लिए अप्लाई किया, फ़ौरन इन्हें शरीयत मिल गई और उसके बाद इन्हें पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। तो जैसे इसकी टर्म ख़त्म होगी अपना बस्ता उठाएंगे और दोबारा से HBI या फिर वहीं नीदरलैंड चले जाएंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। पाकिस्तान का फिर अल्लाह हाफिज़ है। वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, करंट पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। जस्टिस याया खान अफरीदी साहब जो हैं ये पाकिस्तान के क्या हैं जी करंट चीफ जस्टिस हैं। इसका जो नंबर है वो पूछा जा सकता है आपसे। 30वां जो है ना ये चीफ जस्टिस है ये पाकिस्तान के। 26 अक्टूबर को किस डेट को इन्होंने हलफ उठाया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 26 अक्टूबर को इन्होंने हलफ उठाया। इनसे पहले जो थे वो काजी फायज ईसा साहब थे। ठीक है जी, इस तरह से जो है ना जी इससे पहले ये चीफ जस्टिस रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के 2016 से 2018 तक। 2016 से 2018 तक ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ये आपसे जो है ना जी पूछा जा सकता है। इसी तरह से फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ये इस वक्त भी है। ये इस वक्त भी जो है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है करंट चीफ जस्टिस हैं किसकी, लाहौर की। ठीक है जी, लाहौर हाई कोर्ट की। 11 जुलाई को इन्होंने हलफ लिया था। इसी तरह से 28वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के जो हैं वो मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शाह शफी साहब जो हैं, शाह शफी सदीकी, डॉक्टर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब हैं जी। करंट जो हैं चीफ जस्टिस किसके, सिंध हाई कोर्ट के। इनका नाम याद रखना है। तो ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जी जस्टिस मोहम्मद इजाज सवाती साहब। जस्टिस मोहम्मद इजाज सवाती साहब जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं जी। इश्तियाक इब्राहिम साहब जो हैं ये करंट चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के। करंट चेयरमैन PPSC जो हैं आजकल खबरों में आपको पता ही है कि मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब हैं।
ठीक है, जिससे पहले जो थे मलिक ज़फ़र इकबाल साहब थे, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे रिटायर्ड। तो पीपीएससी के जो है यही ऐड कर रहे हैं, आपको पता है कि ये ज़बरदस्ती ये काम कर रहे हैं पीपीएससी के हवाले से। इन्होंने स्पीड अप किया है आके प्रोसेस को, जो कई कई महीनों से रुका हुआ था प्रोसेस, वो इन्होंने चलाया है। पिछला जो चेयरमैन था, नाहल आदमी था, उसका जो गंद है ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एफपीएससी के नए चेयरमैन आए हैं जी, 27वें चेयरमैन हैं ये, तो आपसे ना पूछा जाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अत्तर नवाज सती साहब जो को 9 अक्टूबर 2024 को एफपीएससी का चेयरमैन लगाया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का। इन्होंने भी आके प्रोसेस को स्पीड अप किया है। अभी आपके सामने एसएफ के जो पेपर हैं कितने जल्दी कंडक्ट करवा रहे हैं, और इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं पीपीएससी की तरफ अपना जो सिस्टम है उसे स्पीड अप करें। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी अपॉइंटेड जज इन कनाडा। तो पहला पाकिस्तानी जो कनाडा में जज लगाया गया है, इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। शाहिद चौधरी साहब हैं जी, शाहिद चौधरी साहब, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड जो है इसके हवाले से पूछा जा सकता है। एसएसपी रिफत बुखारी साहिबा जो है, एसएसपी रिफत बुखारी साहिबा पंजाब पुलिस से हैं, तो इन्हें जो है ना जी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस की तरफ से एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना है आपने। पाकिस्तान बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, 182 वोट लिए 193 में से। तो इसने पाकिस्तान ने रिप्लेस किया किसे, जापान को। ठीक हो गया जी। तो 2025-26 के लिए 2025-2026 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। तो पाकिस्तान 2025 और 2026 तक नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान 8वीं बार बना है। अब 1952-53 में पहली बार बना था, आखिरी दफा भी ये बना 2025-26 के लिए, तो 8वीं बार बना है पाकिस्तान। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से टर्म शुरू हुई है पाकिस्तान की, अभी 1.5 साल पड़ा है। पाकिस्तान नेवल एयर बेस के ऊपर जो है ना जी अटैक हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, तो उसके हवाले से जो है ना जी आपके कुछ सवाल बन सकते हैं। तो ये मैंने इसमें क्वेश्चन डाला है, पाकिस्तान नेवल एयर बेस अटैक इन बलूचिस्तान। तो बीएलए ने अटैक किया था सदीक, ये पूछा जा सकता है कौन सी नेवल बेस को, पीएनएस सदीक नेवल एयर बेस को। नेवल बेस होगी, नेवल बी और एयर बी, ये कैसे हो सकता है, नेवल बेस है बेटा ये। ठीक है, मजीद ब्रिगेड जो था इसने जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, मजीद ब्रिगेड ने। तो सदीक पीएनएस सदीक नेवल बेस जो थी उसे अटैक किया गया था। ठीक है, लेकिन जो 4 टेररिस्ट थे उन्हें मार दिया गया था, एक भी वापस नहीं गया था। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, बलूचिस्तान के अंदर कोई अटैक हो रहा है तो बीएलए या मजीद ब्रिगेड ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि पीके में कोई अटैक हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी लेती है या फिर दाइश लेती है। बस ये 2 ही तंजीमें हैं। ये मारखोर के हवाले से है। रिसेंटली पाकिस्तान दुनिया ने, यूएनओ ने क्या किया है, मारखोर डे मनाने के लिए 24 मई को जो है ना इसके साथ फिक्स कर दिया गया है। तो पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है ISI, उसका साइन है मारखोर। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, हु इज करंट ऑनरेबल वफाकी मोतसिब। वुड्समैन जो है कौन है पाकिस्तान का करंट, तो करंट जो पाकिस्तान का वफाकी मोतसिब है वो कौन है जी, इजाज अहमद कुरैशी साहब हैं जी। इजाज अहमद कुरैशी साहब जो है वफाकी मोतसिब हैं। ये बेसिकली वुड्समैन या वफाकी मोतसिब जो होता है, ये आप कहें कि एक इदारा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, उनके खिलाफ किसी को एप्लीकेशन देनी है, किसी कोई अगर जाती करता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, तो इसी इदारे में जाके आप दरख्वास्त देते हैं, वहाँ पे फिर 1 to 1 बुलाया जाता है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं होती, आप रूबरू पेश होते हैं और मौके पे वहीं पे फैसला दिया जाता है। मोस्टली फैसले यहाँ मेरिट पे होते हैं,
मतलब है कि गवर्नमेंट मुलाजिमीन की खिलाफी होती हैं, क्योंकि वो सालीन जो होते हैं उनकी जो शिकायत हैं उसके अजाले के लिए ये इदारा बनाया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन फ़िरौन बन जाते हैं, लोगों को असल में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर लोग इस इदारे को प्रॉपर फंक्शनल कर दिया जाए तो बहुत सारे जो फ़िरौन हैं वो लोगों के साथ ज्यादती करना बंद कर देंगे। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। किस्म की जो अदालत है, अच्छा इसमें वो केस आप लेके जा सकते हैं जो आपने किसी और अदालत में नहीं चलाया हुआ। अगर आपने किसी और अदालत में भी मतलब इसमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में आपका केस चल रहा है, फिर ये नहीं सुनेंगे। ठीक है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ पीटीए? पीटीए जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बनेगा, पीटीए का एब्रीवेशन। तो लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान साहब हैं जी। लेफ्टिनेंट जनरल हफीजुर रहमान साहब जो हैं ये क्या है जी, करंट चेयरमैन हैं पीटीए के। ठीक है। इसके अलावा ये जो है जी, ये आल्सो मेंबर ऑफ पैमरा, पैमरा के मेंबर भी हैं। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड फैब के मेंबर भी हैं। यूनिवर्सल सर्विस फंड कंपनी यूएसएफ के मेंबर भी हैं एंड नेशनल टेक्नोलॉजी फंड के मेंबर भी हैं। अब देखें, इतना ज़हीन आदमी पाकिस्तान के पास है जिसके इतने सारे हमने जो ओहदे दिए हुए हैं, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड माशाल्लाह से, और उसके बाद भी पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अगर ये इतने ज़हीन लोग हैं कि हर इदारे में आपने जो है ना जी एक रिटायर्ड बंदा लाके बिठा दिया है, तो कम अज़ कम इदारे को तो ठीक होना चाहिए, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी तो आनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं आईएसआई चीफ बनाए गए, इनके बारे में ज़रूर सवाल बन सकता है। बलोच रेजिमेंट से हैं ये, और ये जो है ना जी 31वें जो आईएसआई के चीफ हैं। ठीक है जी। 23 सितंबर को ये आए थे, इन्होंने रिप्लेस किया था नदीम अंजुम को। नदीम अंजुम को इन्होंने रिप्लेस किया था। 26वीं तरमीम के हवाले से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो अमेंडमेंट है 26 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कौन सी डेट को अप्रूव हुई? तो ये 21 अक्टूबर को अप्रूव हुई। सेनेट में 65 वोट मिले, नेशनल असेंबली में 225 वोट मिले। वोट भी आपसे पूछे जा सकते हैं कितने मिले। 26वीं तरमीम के अंदर जो तरीकाकार था अदालतों का उसे चेंज किया गया जजेस की तकर्री के हवाले से, और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। 26वीं तरमीम के ऊपर अलग से एक वीडियो मौजूद है हमारे जिसमें सारी इस अमेंडमेंट को ब्रीफ किया गया है, वो आप जाके सर्च करके देख सकते हैं जी। पाकिस्तान की एक अजीम पर्सनैलिटी तलत हुसैन साहब जो हैं, इनकी डेथ हुई है। तो ये पाकिस्तान सिनेमा जो था उसके ज़बरदस्त एक्टर थे। ठीक है। और टीवी के, थिएटर के, ये इनकी डेथ हुई है कराची में। तलत हुसैन इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। इनकी डेट ऑफ डेथ पूछी जा सकती है मई 26, 2024। 84 साल की एज में इनकी डेथ हुई है। सितारा इम्तियाज इन्हें मिला हुआ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। जिन्ना मूवी आई थी एक ज़बरदस्त 1998 में, उसमें इन्होंने काम किया था। प्रोजेक्ट गाजी पे इन्होंने काम किया। तारक बिन ज़ियाद ड्रामा था, उसमें इन्होंने काम किया। तो ये तलत हुसैन साहब एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, इनके हवाले से आपसे ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है। गोल्ड मेडल जीता है जी पाकिस्तान की जो यंग हैं फीमेल, उन्होंने तो कौन सा मेडल जी? गोल्ड मेडल एट द ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन 2024 के अंदर पाकिस्तान की महानूर अली और महविश अली साहिबा जो हैं, दो पाकिस्तानी सिस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है। ठीक हो गया जी। तो ये इनके नाम याद रखिएगा और इस टूर्नामेंट का भी नाम याद रखिएगा। पाकिस्तान लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेन की गई थी। तो ये वैसे 2023 का इवेंट है, ये इधर आ गया है 16 दिसंबर 2023 को याद रखिएगा। ये सिटी का पूछेगा आपसे मैक्सिमम कि कौन से सिटी के अंदर आर्टिफिशियल जो रेन थी वो करवाई गई। तो ये लाहौर के अंदर करवाई गई थी ताकि समूग जो है ये बैठ जाए। ठीक है। उसके बाद अजी विच पर्सनैलिटी ऑफ BNP अनाउंस्ड, एम से मिंगल है, अख्तर मिंगल साहब, अनाउंस रेजिग्नेशन फ्राम द नेशनल असेंबली। तो अख्तर मिंगल साहब ने जो है ना जी रिज़ाइन किया था नेशनल असेंबली से,
उन्होंने कहा था कि उस असेंबली में बैठने का क्या फ़ायदा जिसमें हमारे लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। आपको पता बलूचिस्तान से हैं ये, वहाँ के जो लोग हैं मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं ये, और बाकी जो वहाँ के बलूचिस्तान के मसाइल हैं उन पे बात करते हैं। एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, ठीक है, मैं पर्सनली इनसे इम्प्रेस हूँ, इनकी पर्सनैलिटी से। बाकी इनके जो आइडियाज़ हैं वो इंसान के अपने अपने होते हैं। आगे चलते हैं। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2024 का जो है ना ये पाकिस्तान में, अभी अगर आप देख रहे हैं वो इवेंट जो पाकिस्तान में शेड्यूल हुए हैं 2024 के अंदर। तो T20 जो ब्लाइंड है, आपसे पूछा जा सकता है 2024 का जो वर्ल्ड कप है इसे किसने होस्ट किया, तो इसे पाकिस्तान ने बेटा होस्ट किया। नवंबर 23 से दिसंबर 3 तक ये चला, 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये चला। तो इसका विनर भी पाकिस्तान था, इसका विनर भी पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने जो है ना जी क्या है, वन द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 बाय बीटिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को इन्होंने शिकस्त दी है, ठीक है जी, और इस तरह से पाकिस्तान ने जीत लिया है। विनर भी पाकिस्तान, रनर अप बांग्लादेश, और उसके बाद ये जी होस्ट किसने किया, पाकिस्तान ने किया। 23 नवंबर से दिसंबर 3 तक ये चला। पाकिस्तान ने अपना मिशन भेजा था जी IQ कमर के नाम से, चाइनीज मिशन के साथ। तो ये पूछा जा सकता है कौन सी डेट को भेजा था, 8 मई को भेजा गया जी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। ये आपके सामने इसके बारे में आपका सवाल बन सकता है, डेट और मिशन का नाम। पाकिस्तान का जो बजट आया 2024-25 का उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकता है आपका। तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वही डच जो मैंने आपको बताया नीदरलैंड से है। टोटल बजट जो था 18.9 ट्रिलियन का था, 18.9 ट्रिलियन का ये बजट था टोटल। और GDP जो ग्रोथ थी इसमें बताया गया कि 3.5% रहेगी। इन्फ्लेशन जो है महंगाई 12% रहेगी। डेट सर्विस के लिए 9,775 बिलियन रखे गए। और डिफेंस एक्सपेंडिचर का पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया है पेपर में, 24-25 के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो 2122 बिलियन रुपए थे, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना जी ये बजट के हवाले से था। बजट में अभी हेल्थ का और एजुकेशन का भी पूछ सकते हैं आपसे। तो जो हेल्थ का था जी, इसमें आप देखें डिफेंस बजट का तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जरा हेल्थ का देख लेते हैं। हेल्थ के लिए 27 बिलियन और एजुकेशन के ऊपर 103 बिलियन, एजुकेशन के ऊपर 103। अच्छा, कुछ बच्चे ना इस तरह से कहते हैं कि जी डिफेंस को दे रहे हैं हम इतना सारा और हेल्थ को दे रहे हैं हम इतना सा और जो है ना जी एजुकेशन को दे रहे हैं इतना सा। तो बेटा याद रखिएगा 18वीं तरमीम के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो डिवाइड कर दिए गए थे। जो हेल्थ है या जो एजुकेशन है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। मतलब ये है कि प्रोविंस इन्हें कंट्रोल करता है, इनका बजट प्रोविंस की तरफ से होता है, अलग से सूबे इनका बजट एलोकेट करते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जिस तरह HEC है या कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं इस्लामाबाद में समझ लें, वो तो फेडरल के अंडर है ना, तो उन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो फेडरल देगी जो एजुकेशन के लिए रखा है। इसी तरह से जो हेल्थ है, हेल्थ भी सूबों का सब्जेक्ट है। पंजाब देगा, पंजाब के बजट में उनका हिस्सा रखा जाएगा। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो फेडरल की भी हैं, उन्हें फेडरल के लिए फिर रखेगी, उनके लिए 27 बिलियन रखा उन्होंने। तो इस तरह से डिफरेंस है, दोनों को मिक्स ना किया बेटा। पता भी क्या है, फैक्ट्स को अगर आप लोग मिक्स करके पेश करेंगे भी सही तो उसमें आप मुल्क का भला नहीं करेंगे। फैक्ट्स को मरोड़ के आप किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से वो जो आपका जो प्रोपेगेंडा किया जाता है जी, फौज हमारी जो 80% बजट खा जाती है। 80% किधर से बनता है, इसका परसेंटेज निकालें। जो आर्मी का है इसका परसेंटेज निकालें, कितना है टोटल 18.9 ट्रिलियन, इसमें से इसकी परसेंटेज निकालें। आपके मेरे ख्याल से कोई 18 से 20% तकरीबन बनेगी या 22% बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मतलब फैक्ट्स को आप लोग पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो फैक्ट्स पे बात करते हैं, ठीक, आइडियाज़ की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात नहीं करते, ना पर्सनैलिटीज़ को तनकीद करते हैं।
आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से क्वेश्चन है। विनर जो 2024 की जो अभी तो 2025 की जो हो रही थी वो तो मुलतवी हो गई है, इंडिया और पाकिस्तान के हालात की वजह से दोबारा से रिज्यूम होगी। तो 2024 की हम देख रहे हैं सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग। विनर जो था इस्लामाबाद यूनाइटेड था और रनर अप मुल्तान सुल्तान था। ठीक है जी, 17 फरवरी से शुरू हुआ, 18 मार्च तक चलेगा, ये चला था 17 फरवरी से 18 मार्च तक ये चला था। ठीक है, और ये 2016 के अंदर पीएसएल शुरू हुआ था, पहला पीएसएल 2016 में होता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ इसमें आप देखेंगे 2025 वाला जो पीएसएल है वो जो है 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और 18 मई को खत्म होना था, लेकिन इसे फिर मुलतवी कर दिया गया। इसकी डेट पूछ सकते कब शुरू होना था, 11 अप्रैल को शुरू होना था, मुलतवी कर दिया गया वो जंग की वजह से। पाकिस्तान स्टार्ट ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो ये अज़्म इस्तेहकाम जो है इसका दूसरा नाम क्या, रिज़ॉल्व फॉर स्टेबिलिटी। रिज़ॉल्व फॉर स्टेबिलिटी 22 जून को शुरू किया गया जी, ये 22 जून 2024 को शुरू किया गया। इसकी डेट पूछी जा सकती है, अभी तक चल रहा है ये। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो है कि पीके के अंदर शुरू किया गया वज़ीरिस्तान के एरिया में। इससे पहले भी ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन राय निजात 2009 में हुआ, ऑपरेशन राय रास्त भी 2009 में सवात में हुआ, ऑपरेशन ज़र्ब अज़बत जो था 2014 में वज़ीरिस्तान में हुआ, रद्दुल फसाद 2017 में हुआ पूरे मुल्क में। ठीक है, इस तरह से ये सवाल भी बन सकते हैं करंट अफेयर में। वो बिकेम फर्स्ट फीमेल क्रिश्चियन ब्रिगेडियर, पहली फीमेल जो क्रिश्चियन ब्रिगेडियर बनी, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है जी, डॉक्टर हेलन मैरी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर इसे डॉक्टर हेलन मैरी को जो है पहला पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन ब्रिगेडियर है वो बनाया गया है। स्मोक क्लीन टावर के हवाले से पूछा जाएगा, कौन से सिटी में लगाया गया। ये भी नंबर जो है लाहौर ले गया है, तो लाहौर के अंदर जो है ना स्मोक जो क्लीन का टावर है वो लगाया गया था। ठीक है, जापान विंस मेडियन सुल्तान अजलान शाह की। तो पहले सवाल बनता है कि सुल्तान अजलान शाह की टूर्नामेंट जो है कौन से मुल्क का है, मलेशिया का है। तो अभी पाकिस्तान जो है हार गया है और जापान जीत गया है। जापान ने पाकिस्तान को हरा दिया है 4-1 की बढ़तरी से। सवाल ये बनेगा रिसेंटली कौन से मुल्क ने जीता है अजलान शाह की टूर्नामेंट, जापान ने जीता है, कौन हारा है, रनर अप कौन था, पाकिस्तान था, कहाँ पे हुआ, ये मलेशिया में हुआ, और मलेशिया का ही हॉकी का कप है। पाकिस्तान हु हैव कंकर्ड 14 और 14 पीक्स अबाउट 800 मीटर, ना वो कौन सा पाकिस्तानी है जिसने 14 पीक्स जो हैं उन्हें सर किया है, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसी पीक्स जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है वो कितनी है, 14 है। तो पाकिस्तान के ये जो है ना जी कोपैमा है सरबाज खान, तो इन्होंने 14 जो ऑल पीक्स से उन्हें सर कर लिया है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है सरबाज खान साहब का, 2024 में इन्होंने मुकम्मल किया। डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेटेड, डिफेंस डे के हवाले से आपके कुछ सवाल बन सकते हैं। तो डिफेंस डे हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1965 के अंदर इंडिया ने हमला किया था 6 सितंबर को, तो इसे हमने फिर डिफेंड किया था, इसलिए डिफेंस डे हर साल मनाते हैं 6 सितंबर को। एयरफोर्स 7 सितंबर का दिन मनाती है और नेवी जो 8 सितंबर का डे मनाया जाता है। तो ये आपका सवाल बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है जी, विच पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ एज पाकिस्तानी फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड जो राइट्स है उनके हवाले से। तो सबा कमर साहिबा जो है इन्हें बनाया गया है जी, पाकिस्तानी है, तो इन्हें क्या लगाया गया जी, यूनिसेफ के अंदर फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। ठीक हो गया जी। यूनिसेफ 1946 में बनी थी, चिल्ड्रन के हवाले से है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सबा कमर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिन्हें लगाया गया क्या, एम्बेसडर लगाया गया चिल्ड्रन के राइट्स के हवाले से। एससीओ की समिट जी 2024 की जी, तो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। एससीओ की जो समिट थी 2024 की, इसे पाकिस्तान ने होस्ट किया। कब से कब तक किया, ये सवाल बनेगा आपसे। तो 15 से 16 अक्टूबर के डेट,
15 और 16 अक्टूबर 2024 को जो है पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया था। इसमें चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ लाए थे और इस तरह से बाकी बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जो थे उन्होंने विजिट किया था। तो एससीओ उभरता हुआ एक फोरम है, जबरदस्त फोरम है, तो इसके हवाले से जरूर सवाल बन सकते हैं। ठीक हो गया जी। अरशद नदीम साहब ने आपको बताया गोल्ड जीता है, तो उनका रिकॉर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो है ना जी रिसेंटली जो रिकॉर्ड बनाया है वो क्या बनाया है जी। इन्होंने ब्रेक रिकॉर्ड ऑफ 90, बल्कि आगे मेंशन होगा इसमें। तो करंटली जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, तो एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इन्होंने जो है ना जी 2024 में, हाँ पेरिस ओलंपिक्स ये मौजूद है जी। पेरिस ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो 92.97 मीटर जो है इन्होंने जो नेजा था, जेवलाइन जो थ्रो था वो किया था। ठीक है जी, तो ये इनका लेटेस्ट रिकॉर्ड है। ठीक हो गया जी। तो इसके बारे में इनका रिकॉर्ड पूछा जा सकता है कितना था, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता कौन सी गेम में जीता, ये पूछा जा सकता है। जेवलाइन थ्रो के अंदर इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये उनके पर्सनालिटी के बारे में है चीज़ें कि जो है जी जेवलाइन थ्रो, उसका नाम है वापडा का, ये एम्प्लॉय है 18वें स्केल का इस वक्त, और ये जो है ना जी मियां चन्नू से इसका ताल्लुक है, मियां चन्नू। ठीक है, उसके बाद जी 14वें सेक्रेटरी जनरल ऑफ ईसीओ के नाम में कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसे पाकिस्तान को इसकी जो है ना जी सेक्रेटरीशिप मिली है असद मजीद खान, ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट असद मजीद खान। तो ये करंट क्या बने हैं जी, ईसीओ के सेक्रेटरी जनरल बने हैं 14वें नंबर के। ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1985 में ये बनी थी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे रिसेंटली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम विच डिजीज, डब्ल्यूएचओ ने पाकिस्तान को किस डिजीज से फ्री करार दिया है। तो ये सवाल है जी, ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा डिजीज जो है इससे फ्री करार दिया है डब्ल्यूएचओ ने पाकिस्तान को। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कौन कौन से मुल्क के विजिट किए। चलो इसके ऊपर फिर मैं अलग से बना दूं या इसी में डिस्कस कर लेते हैं, शायद यहाँ से आपका कोई सवाल बन जाए। तो सबसे पहला जो विजिट है वो सऊदी अरब का है। आप ऐसे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आदत रही है कि हमेशा जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है सबसे पहले वो सऊदी अरब का विजिट करता है, सऊदी अरब का वो विजिट करता है। तो सऊदी अरब का जो विजिट पहला किया 6 से 8 अप्रैल को किया, मक्का मदीना गए, जद्दा में मोहम्मद सलमान से भी मुलाकात हुई। ठीक हो गया जी। इसी तरह से दूसरा जो वो था विजिट था वो रियाज का था 27 से 29 अप्रैल, 27 से 29 अप्रैल, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्पेशल मीटिंग चल रही थी। किस पे, ग्लोबल कोलैबोरेशन ग्रोथ एंड एनर्जी के हवाले से। तो वहाँ पे जो है ना जी शिरकत के लिए शहबाज शरीफ साहब गए 2 बार, एक दफ़ा पहले गए जिसमें जनरल जो है ना बायलैटरल जो मामलात थे उन्हें डिस्कस किया गया। दोबारा जब गए फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्पेशल मीटिंग थी ग्लोबल कोलैबोरेशन पे या ग्रोथ और एनर्जी की, जो उसके ऊपर जो है ना मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ईरान गए थे जी। तो ईरान में आपको पता है कि ईरान का जो प्रेसिडेंट थे नए महमूद पज़ेश्कियान जो थे, अटेंड द मेमोरियल सेरेमनी ऑफ लेट ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। हाँ, तो उनका जो नमाज जनाजा जो था वो पढ़ने के लिए इब्राहिम रईसी का उधर गए थे। ठीक है जी, वहाँ आयतुल्ला अली खामनाई साहब से भी उनकी मुलाकात हुई जो सुप्रीम कमांडर है ईरान के। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई गए जी 23 मई को, वहाँ पे जो उनका
प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई। तो डेट याद रखनी है आपने। ईरान गए 22 मई को और 23 मई को जो थे वो अबू धाबी गए थे, यूएई गए थे। ठीक है, उसके बाद जी बीजिंग चाइना गए थे 4 से 8 जून, ये विजिट था चाइना का। ठीक है जी, जो पाकिस्तान चाइना के रिलेशन थे उन्हें जो है ना जी बेहतर करने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग से मीटिंग है, उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जो है ना बीजिंग के अंदर मुलाकात है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये गए आस्ताना। आस्ताना आपको पता है कजाकिस्तान है, आस्ताना हमारे पास कजाकिस्तान है। तो आस्ताना गए 3 और 4 जुलाई को, दुशंबे बल्कि दुशंबे कर लेते हैं पहले, उज्बेकिस्तान बनेगा हमारे पास ये। तो 2 और 3 जुलाई को, ठीक है, 2 और 3 जुलाई को गए ताजिकिस्तान, दुशंबे ताजिकिस्तान। ताजिक प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। इसी तरह से जो है ना जी बस इसके बारे में यही मैक्सिमम सवाल याद रखना है आपने कि ताजिकिस्तान जो गए दुशंबे जो थे कौन सी डेट को गए, बाकी उनके हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग तो लाजमी होती है। फिर कजाकिस्तान गए आस्ताना 3 और 4 जुलाई को। ठीक है, वहाँ पे क्यों गए, तो वहाँ पे बेसिकली क्या थी, SCO की जो है ना समिट चल रही थी। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी हेड ऑफ द स्टेट्स की, उसकी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए कजाकिस्तान आस्ताना गए थे। फिर ईरान गए थे, ईरान 28 जुलाई को। ठीक है, इसमें जो नए उनके प्रेसिडेंट आए ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान, उसकी जो है ना जी इनॉग्रेशन थी, उसकी सेरेमनी थी, उसे ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी गए, अमेरिका USA गए 24 से 28 सितंबर, ये याद रखना है आपने। इसमें आप देखें इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाले हैं वो आस्ताना वाला याद रखने वाला ज़रूरी है, कौन सी डेट को गए। चाइना वाला ज़रूरी है, कौन सी डेट को गए। न्यूयॉर्क अमेरिका जब गए, असल में वहाँ पे क्या था, बेसिकली UNO की जो मीटिंग थी 2024 की एनुअल जो मीटिंग होती है सितंबर में होती है हर साल, उसे ज्वाइन करने के लिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके यहाँ से सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिर सऊदी अरबिया गए। ठीक है, इसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए गए थे 29 से 31 अक्टूबर 2024 को। फिर सऊदी अरबिया गए 12 से 14 नवंबर को। ठीक है जी, फिर वही नॉर्मल जो मीटिंग है, इसमें जो ज्वाइन अरब इस्लामिक समिट को ज्वाइन करने के लिए गए थे। इसका आपके सवाल बन सकता है 12 से 14 नवंबर को। फिर अजरबैजान गए बाकू। ठीक है, नॉर्मल रूटीन के जो है ना जी विजिट था। इसके तरह फिर सऊदी अरबिया गए अगेन 3 और 4 दिसंबर को। ठीक है जी, इस वक्त कौन सी समिट थी जी, अटेंड वन वाटर समिट टू डिस्कस वाटर क्राइसिस। और इस तरह से फिर इजिप्ट गए शर्म अल शेख में, इजिप्ट मिस्र में शर्म अल शेख में 19 से 21 दिसंबर। ठीक है, D8 की समिट चल रही थी, क्या चल रही थी, D8 कंट्रीज की समिट चल रही थी वहाँ पे। तो ये जो है ना पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके विजिट थे। इसमें इंपॉर्टेंट जो करने वाले हैं बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये मिस्र वाला कर लें, लाजमी है, D8 के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला कर लें, वन वाटर समिट जो है इसका सऊदी अरब का, या ऊपर वाला जो अरब इस्लामिक समिट को ज्वाइन करने के लिए गए वो पूछा जा सकता है। इसी तरह से आप देखें कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का सवाल बना है, उसे ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से आप देखें कि इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि UNO की जो मीटिंग थी उसे ज्वाइन करने के लिए USA जिस स्टेट को गए वो याद कर लेना आपने। चाइना का बीजिंग का पूछा जा सकता है, या फिर ताजिकिस्तान का SCO की जो मीटिंग थी उसका पूछा जा सकता है। और इसमें से आप देखें कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला सऊदी अरब का विजिट है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी उससे ज्वाइन करने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये 4-5 जो डेट है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया दुनिया का, उसके हवाले से हैं
तो ये कर लें। उम्मीद करता हूँ अच्छा खासा पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका पार्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे वो इंटरनेशनल इश्यूज होंगे कि दुनिया, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के रिलेटेड जो मामलात थे उन्हें हमने डिस्कस किया है बस 2024 के अंदर। ठीक है, अभी 2024 में जो वर्ल्ड के अफेयर हैं उसका एक पार्ट देंगे इंशाल्लाह आपको। इसी तरह से फिर 2023 के, 2022 के, इस तरह से हम कोशिश करेंगे 2022 तक इसे कंप्लीट करेंगे। 2025 के भी आपको अलग से देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।